नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है, जहां चमोली के माड़ा क्षेत्र में कल से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 47 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सेना और आईटीबीपी की टीम कर रही है खोज। 6 घायलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया अस्पताल। ये बड़ी खबर आपको माड़ा गांव से बता रहे हैं, जहां बीते दिन हिमस्खलन देखने को मिला था, जिसमें कई सारे श्रमिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। अब जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर लगातार 47 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। जो सेंटर और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माना में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी। एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के हैं। और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था, जिस कारण वो उसकी जद में आ गए थे और उसी अफरा तफरी में वो लोग दाएं बाएं भागे हैं। और आशा करता हूँ जो 8 लोग बचे हैं वो भी शीघ्र हमें सकुशल मिल जाए। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जोशीमठ और माना पोस्ट के आसपास वेदर कंडीशंस ठीक हुई हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी ने 3 सिविल हेलीकॉप्टर्स हायर किए हैं, जिसमें 3 कैजुअलिटीज़ को इवैक्यूएट किया गया है। उनको जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया है और जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका उपचार हो रहा है। इसके अलावा एक अच्छी खबर में 14 और लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। इन 14 लोगों में तक एक बंदा है जो थोड़ा सा, जिसकी इंजरी ज़्यादा है, उसको भी जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल में लाके उसका उपचार किया जाएगा। ये 14 लोगों को मिला के तकरीबन जो आज अभी तक रेस्क्यू हो चुका है, 47 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और इन सब को सकुशल निकाल लिया गया है और जो इंजर्ड लोग हैं उनका उपचार तुरंत किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जवान एक के बाद एक मजदूर को बाहर निकाल रहे हैं और घायल मजदूरों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, सेना के जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है जवानों का, श्रमिकों का रेस्क्यू करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां बीते दिन हिमस्खलन के चलते कई सारे मजदूर हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने, आईटीबीपी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और एक के बाद एक मजदूरों को बाहर निकाला गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि 47 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी प्रिया, बिल्कुल। देखिए, माना में जो हादसा हुआ, जिसमें कि जो माना के पास कैंप में भूस्खलन होने के चलते 57 श्रमिक उसमें जो है दब गए थे, जिसमें कि 2 बचकर निकल भी गए थे। तो बाद में वो है जो है 55 बचे, जिसमें से 47 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है और युद्ध स्तर पर लगातार कल से ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में हालांकि रात में कुछ समय के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पर विराम भी लगाया गया, क्योंकि मौसम जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू में बाधा कल से ही बन रहा था। और ऐसे में अब हालांकि मौसम थोड़ा साफ हुआ है, तो सुबह से ही फिर से रेस्क्यू शुरू हुआ और
कल की अगर बात करें, कल 33 श्रमिकों को देर रात तक निकाल लिया गया था। उसके बाद 14 श्रमिकों को फिर से जो है वो निकाला गया और अब 47 संख्या हो चुकी है। 47 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 6 घायल हैं, जिन्हें हेली सेवा के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया गया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से भी लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग की और इसके बाद लगातार अधिकारियों से बात करना हो या निर्देशित करना हो, किसी भी तरीके की मदद हो जो राज्य सरकार कर सकती है, वो तमाम आश्वासन उन्होंने दिए और पल पल की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर मुख्यमंत्री से बात की है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है, पूरी घटना की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने पूरी जानकारी ली। तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार दोनों के बीच में पूरा समन्वय है। तो इसी का कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल भी रहा है और अभी तक 47 श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया गया है। अब 6 से 7 श्रमिक जो है अभी भी बचे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू चल रहा है और सेना जो है ITBP और NDRF भी लगी हुई है और ऐसे में लगातार जो है जो अस्पताल हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को कल से ही अलर्ट मोड पर रखा गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से इसमें पूरी एक्टिवनेस दिखाई है, तो उससे इस अभियान में पूरी जो है तेज गति भी आई और जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया गया। समय रहते हुए उन्हें जो है जल्द रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू के जो चला है अभियान, जो चला पूरा युद्ध स्तर पर, उसकी गनीमत रही कि किसी को इस तरीके की हानि वहां पर नहीं पहुंची और ऐसे में अब और भी जो श्रमिक दबे हुए हैं उन्हें कब तक निकाला जाता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि शासन प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें भी जो है वो बाहर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी अरुण, देखना होगा कि ये कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव से जुड़ी हुई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री धामी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। 1 से 7 मार्च तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलने वाला है, जिसमें देश विदेश के योगाचार्य साधक करेंगे प्रतिभाग। गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किया जाना है। देश विदेश के योगाचार्य साधक इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। इसी के साथ 1 से 7 मार्च तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलना है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें देश विदेश के योगाचार्य साधक प्रतिभाग करने वाले हैं। गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि योग महोत्सव को लेकर ऋषिकेश में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, आज से योग नगरी ऋषिकेश में 7 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और 7 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है का आयोजन ऋषिकेश में हो रहा है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इसी के साथ ही जो है ये पूरा योग महोत्सव जिस तरीके से देश प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इस तरीके के महोत्सव लगातार होते हैं और ऐसे में योग नगरी ऋषिकेश है ही, लेकिन योग की राजधानी बनाने को लेकर के भी और जिस तरीके संस्कृति और अध्यात्म सेवी का भी केंद्र ऋषिकेश है और उत्तराखंड है, तो ऐसे में आने वाले समय में इन कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जो योग का महत्व है, युवाओं को योग से जोड़ने के लिए, उन्हें योग से, क्योंकि योग से कई तरीके की बीमारियां भी ठीक होती है, कई तरीके से योग हमारे दैनिक जीवन में कारगर साबित होता है, मददगार साबित होता है। तो ऐसे में युवाओं को योग से और अधिक जोड़ने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम लगातार जो है प्रदेश में चलते हैं। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में बीते 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते गंगनोत्री हाईवे पर गंगनानी से आगे आवाजाही ठप हो गई है। गंगनानी से गंगोत्री के बीच हाईवे पर डबरानी में हिमस्खलन हुआ है। बर्फबारी से गंगा यमुना घाटी के कुल 24 से अधिक गांव हिमस्खलित हो गए हैं। बारिश और बर्फबारी से दोनों घाटियों में कुल 48 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। यमुनोत्री धाम में जहां लगातार बर्फबारी से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, वहीं गंगोत्री धाम में 4 फीट तक बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बारिश
से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को निचली अदालत से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी को एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले चैंपियन की ओर से सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। मामले में अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने उन पर लगे गंभीर आरोपों में बदलाव किया था। खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कैंप कार्यालय पर 27 फरवरी को तड़के करीब 3 बजे हुई फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने घटना को तुरंत बाद मौके पर न पहुंचने और सूचना उच्च अधिकारियों को समय पर न देने के आरोप के दृष्टिगत कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कोतवाली रुड़की के एसएसआई धर्मेंद्र राठी को लाइन हाजिर किया और उप निरीक्षक राजीव उनियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रुड़की के सेंट्रम होटल में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान के लिए गन्ना ऐसी फसल है जिस पर परिवार की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण व्यवस्था निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य राजनीति के कारण घोषित नहीं किया गया, नहीं तो एक सप्ताह के अंदर गन्ने का रेट घोषित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक भी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है। और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। प्राइस सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित नहीं कर रहे हैं। और दूसरा हम मांग कर रहे हैं रुड़की की धरती से, किसानों की धरती से, कि भाई इकबालपुर चीनी मिल का अब एक ही सॉल्यूशन बाकी है कि राज्य सरकार अपने राजकोष से जो है 4 किस्तों में भुगतान करे। 4 साल का भुगतान का समय बनाए 25-25 करोड़ रुपये के हिसाब से, और राज्य चीनी मिल से पैसा वसूल करते रहे, देते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनायुक्त है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। और कोई भी ऐसा बयान जो राज्य की मूल भावना पर चोट करता है, जो राज्य की एकता पर चोट करता है, जो हमको भावनात्मक रूप से तोड़ता है, बिखेरता है, हम उस बयान की निंदा करें। और भाजपा से मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा प्रेमचंद जी के बयान को सही समझती है या गलत समझती है। यदि सही समझती है तो खुल करके कहें सही है, और गलत समझती है तो फिर प्रेमचंद जी को दंडित करें। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश और पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज रात भी 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में बारिश हो रही है और 3000 या उससे ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी हो रही है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जहां काफी बर्फबारी हुई है, वहां आज शाम से सुबह तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। तारीख के लिए बात करूं तो करीब सुबह 9-10 बजे से मौसम करीब साफ हो जाएगा एक बार, जो आप उत्तराखंड में देखेंगे, और धूप भी निकलेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो शाम के टाइम में कुछ क्लाउडिंग फिर से डेवलप होगी इवनिंग टाइम में, और लाइट एक्टिविटी फिर छुटपुट हो सकती है। तो ओवरऑल देखें तो तारीख से जो है मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, और 2 तारीख तो पूरी तरह मौसम जो है क्लियर रहेगा। हाँ, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत क्लाउडिंग जो है शाम के समय खासकर वो देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसे देखा जाए तो कल 1 तारीख को भी एक्टिविटी बहुत कम है, लाइट एक्टिविटी थोड़ी बहुत मिल सकती है एक आध जगहों में, और दिन में ज़रूर जो है खुलेगा मौसम जो है। और इसी तरह 2 तारीख को करीब पूरी तरह साफ रहेगा। 3 को जब आप जाएंगे तो फिर से एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है,
उसकी वजह से 3 शाम रात से जो फिर से जो मौसम बदलेगा उत्तराखंड में, तो हल्की मध्यम तक की बारिश है या बर्फ़बारी है, खासकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट या हिल्स में वो मिलने वाली है। तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि 3 तारीख को फिर से मौसम बदलेगा, लेकिन कोई वार्निंग वाली बात है उस दौरान नहीं है। और 4 तारीख से फिर छुटपुट इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है एक्टिविटी अंदर वालों में, अदरवाइज मौसम फिर 4 तारीख से आगे साफ रहने वाला अगले 4-5 दिन। तो इस तरह की एक्टिविटी है, यही मैं अभी कहना चाहूँगा। तो अगले जो 10-12 घंटे हमारे पास है उसमें थोड़ा लोगों को सतर्क रहना, विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। और जैसे मैंने बोला है जो वार्निंग है उसको हमने अपग्रेड किया अभी जो है इवनिंग से, जो हमारे पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उसमें रेड कर दिया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लडौरा में लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिस विवाद में 2 युवकों के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गए। आपको बता दें कि कस्बे के मोहल्ला मतावाला बाग निवासी और लक्सर क्षेत्र के युवकों के बीच 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार देर शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्ष रुड़की लक्सर मार्ग पर ग्रामीण बैंक के पास आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया, जहां एक युवक ने जेब से तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। थाना क्षेत्र में लंढौरा में 2 भाइयों के बीच में आपसी पैसों के लेन देन को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक भाई के द्वारा गोली चलाने से एक व्यक्ति, उसके भाई की पैर में, उसकी जांघ में गोली लगने से अधे रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके आरोपी की शीघ्र अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। रुड़की स्थित केंद्र भवन अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो 30 डिग्री में भी पानी को गर्म रखेगा। आपको बता दें कि ऊष्मा पंप वाटर हीटर उन इलाकों में काम करेगा जहां ज्यादा बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं। वहीं CBRI के अधिकारियों ने बताया कि 0 डिग्री टेम्परेचर वाली जगहों पर रहने वाले आर्मी के जवानों के लिए ये वाटर हीटर पंप बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ये जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जो जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख रीजन है ना, तो उस जगह के कुछ खास तकलीफ है, तो उनको दूर करने के लिए हमने आज 3 नए आविष्कार हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो एक तो है ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में घर कैसे बनाया जाए, और जो पहले से घर बने हुए हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे तो वो सेफ होंगे और सस्टेनेबल होंगे, और उस घर में जो लोग रहते हैं उनका जो खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी कम हो जाए। वो एक है। दूसरा है कि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वहाँ पे उसकी कमी होती है, और जो मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ भी कम होता है और बनाने के लिए खर्चा भी ज़्यादा होता है, और नीचे से जब ऊपर तक ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक मड ब्लॉक मेकिंग मशीन करके एक नया आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। तो उससे क्या है कि जो ब्लॉक है उसका स्ट्रेंथ डबल हो रहा है, और एक दिन में जो पहले हैंडमेड जो ब्लॉक्स है वो 500 के करीब कर सकते थे 2 आदमी को साथ, तो अभी वो 2 आदमी से ही 1000 ब्लॉक्स बन रहे हैं। वो एक दूसरी एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि उसका जो ब्लॉक का खर्चा है पहले 20 रुपए होता था, अभी ये मशीन के सहायता से वो 10 रुपए हो जाएगा। तो हर एक एंगल से ये लोगों को लोकल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और नीचे से जो सीमेंट वगैरह जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल कम होगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौली शहाबुद्दीनपुर गांव में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर 51 रीडिंग पर 28,792 रुपए का बिल देने का आरोप लगाया है। साथ ही विभाग के अधिकारियों पर बिल में दर्शाए गए रुपयों को जल्द ही जमा न करने का दबाव भी बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये 2024 में 11वें महीने में 2700 रुपए का बिल आया था जी।
2700 रुपए में बिल, 11वें महीने में एकदम 12वें महीने में 16,000 का बिल हो गया। अब मैं कुछ नहीं किया, फिर उसने मीटर वाले ने मेरे को कहा मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। जो बिल मीटर वाला नाम जो बिल निकाल के जाता है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं उसका, जो भी है यहाँ पे चोली में जो 5,000 हुआ बिल मैं कम करा दूंगा। आपका ये मीटर जो है ना IDF चल रहा है। तो जी कुछ नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर अगले महीने 18,000 रुपए का बिल आ गया मेरा। फिर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने 10,000 रुपए पैसे जमा कर दिए उसमें से, 18,000 में से। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात स्विफ्ट कार सवार बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद दबोच लिया गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने कार से ही गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। एक गिरोह जो नकली नोटों के कारोबार में लगा था, साथ में ठगी के कामों में भी वो लगा था। पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि नकली नोट के चलन का इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और कलियर क्षेत्र में इनको ये नोट पहुंचाए जाने थे। पुलिस के द्वारा बहादुराबाद संतरसा पुलिस और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई। चेकिंग के दौरान इनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। उसमें इनकी गाड़ी एक पोल से टकराई, उसके बाद इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया था। पुलिस ने इन्हें तत्काल न्यूट्रलाइज किया। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जुल्फिकार है, उसको भी हॉस्पिटल लाया गया, उसके पैर में गोली लगी है और एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ अभी हम लोगों की जारी है। 2 लाख रुपए इनसे जो नकली नोट हैं वो बरामद हुए हैं और साथ में और भी लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, जो नकली नोट के कारोबार में इनके साथ लगे थे, पुलिस उनको भी राउंड अप कर रही है। जल्दी अन्य अरेस्टिंग इसमें की जाएगी। इनके ऊपर अभी जुल्फिकार के ऊपर 4 मुकदमे अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं, जिसमें एक मुकदमा जम्मू कश्मीर में भी कायम है रेप और ठगी का, और 3 अन्य मुकदमे ठगी के और नकली नोट चलन के भी मुकदमे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।